दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। तो बदला एक ऐसी चीज है जिसको पूरा करने के लिए और बदले को लेने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि दुश्मन अगर समझदार है तो उससे आपको इतना खतरा नहीं है, क्योंकि जब भी वो आप पर हमला करेगा तो वो इस चीज को देखेगा कि आपकी कितनी सिक्योरिटी है, गार्ड हैं, आप किस शहर में रह रहे हो, गली कितनी दूरी है, और वो हर चीज का मुआयना करेगा, हर चीज को देखेगा और बड़ी समझदारी से अगर हमला करेगा आपके ऊपर तो बड़ी समझदारी से वो हमले को करेगा। उससे आप संभल सकते हो। लेकिन अगर जो आपका दुश्मन है वो जज्बाती है, वो एक समझदार दुश्मन के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब भी वो आपके ऊपर हमला करेगा तो वो ना ही ये देखेगा कि कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ना ही ये देखेगा कि कितनी फोर्स है, ना ही ये देखेगा कि आपका घर कितना शहरी इलाके में है, बाहर है। अगर वो गुस्से में है और उसको बदला लेना है तो वो सीधे से जो भी उसके पास हथियार होगा लेकर सीधा आपके पास जाएगा और आप पे वो हमला कर देगा, क्योंकि उसे किसी भी तरीके की उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, ना ही उसे अपनी जान का कोई खतरा होगा, और सीधा उसको बदला लेना है एक तरीके से। और अगर आप 100 आदमी के बीच में बैठे हैं वहां जाकर भी वो तुम पर हमला कर सकता है और वो मार सकता है। ये एक्सपर्टों का कहना है। तो आज की कहानी बदले के ऊपर है और एक जज्बात और किस तरीके से मारा है। तो कहानी है अपने उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ की। यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था इरफान। तो हापुड़ में एक टोल है, तो आपने देखा होगा जितने टोल है उनके पास जो फास्टैग है, उनकी छोटी छोटी दुकान लिए लोग बैठे रहते हैं, लड़के बैठे रहते हैं, और जिसकी कार में फास्टैग नहीं होता उसकी कार में फास्टैग लगा देते हैं। और फास्टैग लगवाने का जो मतलब है वो आपको पता ही है कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो टोल पे आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है डबल पैसे देते में हर आदमी को दिक्कत होती है। अगर 250 रुपये का कहीं किसी टोल पर रेट है तो उसको फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो उनकी सुविधा के लिए टोल पर ही कुछ लड़के होते हैं जो अपना एक ठिया या दुकान लगा के रखते हैं छोटी सी, और वो 2-3 मिनट में ही आपकी गाड़ी पर टोल लगा देते हैं। तो हापुड़ के अंदर जो टोल है वहां पर एक लड़का था, ये इरफान। इसका भी काम यही था और दूसरा से कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम था। तो इसके दो दोस्त होते हैं, एक का नाम है रागिब और एक का नाम है माजिद। इन तीनों का आपस में कुछ पैसों का लेन देन होता है और ये रागिब और माजिद बार बार इरफान से कहते हैं भी हमारे पैसे दे दे, हमें जरूरत है, जिसमें इरफान टाल मटोल करता रहता है और उनको उनकी पेमेंट नहीं देता जो भी उनका कोई लेन देन था। अब वो काफी दिन तक उससे अपना तगादा पैसे मांगते रहते हैं और वो उनको देता नहीं है, तो एक तरीके से उनके अंदर नफरत भरी रहती है। और जब भी वो उससे पैसे मांगते हैं तो उसका जवाब ये होता है कि अभी पेमेंट मेरे पास है नहीं, जब होंगी तो मैं तुम्हें पक्का दे दूंगा। अब कहीं से रागिब और माजिद को ये पता चलता है कि इरफान दिल्ली गया है और दिल्ली से आज वो 7 लाख रुपए लेकर आएगा। अब क्योंकि जब भी वो इरफान से ये दोनों पैसे मांगते थे तो वो हमेशा यही बोलता था कि पैसे भी मेरे पास है नहीं। अब उन्होंने सोचा आज उसके हाथ में पैसे होंगे और आज अच्छा मौका है अपने पैसे उससे लेने का। अब जैसे ही इरफान टोल पर पहुंचता है, अपने ठिये पर पहुंचता है, तो वे दोनों माजिद और रागिब उसके पास आते हैं और वो उससे पैसे नहीं मांगते और सीधा अपना शराब लेते हैं और वो तीनों जने अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं। दोनों का टारगेट यही था कि पहले इसको खूब अच्छी तरह से शराब पिलानी है और उसके बाद पेमेंट मांगनी है, और नहीं देगा तो उससे छीन के हम जबरदस्ती अपनी पेमेंट ले लेंगे। तीनों आराम से दारू पी रहे हैं। अब जब वो देखते हैं कि जो इरफान है काफी नशे में धुत हो गया है, फिर उससे वो पैसे मांगते हैं फिर। और जाहिर सी बात है आज वो ये भी नहीं कह सकता कि उसके पास पेमेंट नहीं है, क्योंकि वो 7 लाख रुपए लेकर आया था। अब उन दोनों का भी यही कहना होता है कि आज तो तुम्हारे पास पैसे हैं, हमें हमारी पेमेंट दो। अब इरफान फिर वही टाल मटोल कहता है कि किसी और के हैं और मैं तो सिर्फ लाया था। अब तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब क्योंकि वो दो थे और उन्होंने कम शराब पी थी और इरफान अकेला था, तो वे दोनों उससे उस पर हमला कर देते हैं और पहले उनमें मारपीट होती है। और मारपीट के दौरान
इरफान की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद रागिब और माजिद दोनों के हाथ पैर फूलते हैं कि अब क्या करें। तो उनमें से एक का फोन आता है और वो उसकी लाश को और एक अपने साथी को छोड़कर अपने गांव चला जाता है, लेकिन दूसरा लाश के पास बैठा रहता है, ये सोचता रहता है कि इसका क्या करूं। और फिर वो उसको कहीं छुपाता है और जाता है और घर से कुछ चाकू छुरी जो बुगदा ये सारी चीज लाता है और इरफान की जो लाश है उसको काटनी शुरू कर देता है। काटने के बाद करीब उसके 31 टुकड़े करता है और जमीन में अलग अलग जगह सारे टुकड़े वो दबा देता है। खैर ये काम उनका खत्म हो गया, लेकिन अब जो इरफान के घर वाले हैं, जाहिर सी बात है अगर किसी का भी बच्चा घर नहीं पहुंचा है तो वो उसकी तलाश करेंगे। वो उसकी तलाश करते हैं क्योंकि उनको पता था कि इरफान दिल्ली गया है और हो सकता है एक दिन रुक गया हो, तो एक दो दिन रुकते हैं। उसके बाद वो देखते हैं उसका फोन भी नहीं मिल रहा है और वो फिर पता करना शुरू करते हैं और फिर वो थाने के अंदर जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस हरकत में आती है और जांच पड़ताल करती है, उसका मोबाइल नंबर उनसे लेती है, उसका CDR निकलवाती है, लास्ट कॉल किसकी थी, CCTV कैमरे देखे जाते हैं। जो एक पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, आसपास के थानों में उसका फोटो भेजा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस चेहरे का मिला हो तो उसकी जानकारी दें या कोई लाश मिली हो। उसके बाद पुलिस जब अपने लेवल पर ये सारी चीज करती हुई होती है तो उसको कुछ लोग बताते हैं कि हमने इरफान को माजिद और रागिब के साथ देखा था और ये तीनों पार्टी कर रहे थे। उसके बाद पुलिस जाहिर सी बात है दोनों को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है कि इरफान कहाँ है। पहले वो मना करते हैं कि हमें नहीं पता, हमसे तो वो मिला ही नहीं है, लेकिन फिर पुलिस वाले बताते हैं कि नहीं, तुम्हें लोगों ने देखा है और जाहिर सी बात है तुम कहीं ना कहीं CCTV में भी आए होंगे। और फिर पुलिस काफी देर वो घुमाने के बाद पुलिस को, उसके बाद फिर पुलिस अपनी वाली पे आती है और फिर अपने तरीके से उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। वो दोनों टूट जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने इरफान की हत्या कर दी। अब अगर हत्या कर दी है तो उसकी बॉडी कहाँ है। अब वो बताता है कि चलो मेरे साथ। वो वहां पर लेकर जाता है तो अलग अलग जगह से 31 टुकड़े उसके निकलते हैं। वहां पर भीड़ लग जाती है, गांव आ जाते हैं। अब बड़ा दर्दनाक मंजर होता है, कहीं से हाथ निकल रहा है, कहीं से पैर निकल रहा है, कहीं से सर निकल रहा है। 31 टुकड़ों में इतनी बेदर्दी के साथ अलग अलग उसको पहली पोली बैग में बांधकर उसने पैक करके उसको जमीन में दफन कर रखे। अब क्योंकि शव मिल चुका है, बॉडी मिल चुकी है और जो कातिल है वो भी पकड़े गए हैं और उन्होंने ये कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने हत्या करी है, तो एक तरीके से ये जो क्राइम था पूरी तरह खुल गया, केस खुल गया और यहाँ पर ये कहानी पूरी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 6 मई 2023, क्योंकि जो मैंने आपको इरफान की जो कहानी सुनाई है ये 18 मार्च 2023 की, तो मार्च गुजरता है, अप्रैल, मई आती है। 6 मई 2023 को बुलंदशहर के अंदर डॉक्टर है एक, जिनको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, बिना डिग्री वाले, वो अपने क्लिनिक पर थे। वहां पर 4 लड़के आते हैं और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इतने बुरे तरीके से वो चारों फायरिंग उनके ऊपर करते हैं। अंधाधुंध का मतलब वाकई में ही अंधे तरीके से वो फायरिंग कर रहे थे और इतने अंधे तरीके से कर रहे थे कि एक गोली उनमें से आपस में जो 4 थे उन्हीं में से एक को लग जाती है, उन्हीं के साथी की चलाई हुई गोली। अब क्योंकि साउंड और उसकी आवाज बहुत तेज होती है, जैसे पटाखे एक साथ छोड़ते हैं इस तरीके से, सारा मोहल्ला सब पूरी दहशत फैल जाती है कि इतने फायर हो रहे हैं। कई मिनट तक वो फायर करते हैं और उसके बाद वो बाइक से वहां से भाग जाते हैं। खैर पुलिस को सूचना दी जाती है, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, जाकर देखते हैं कि बॉडी की बहुत बुरी हालत है, बहुत सारी गोलियां मारी गई। एम्बुलेंस बुलाया जाता है और बॉडी को अस्पताल भेजा जाता है। वहां पर
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दे दी जाती है और उसके बाद पुलिस वापस आती है और अपनी जांच आगे बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है, पहले यही कि किसी के साथ कोई लड़ाई है, झगड़ा है, या कोई अफेयर है, या कोई ज़मीन का कोई लेन देन है, या किसी के साथ कोई अभी छोटा मोटा मनमुटाव हुआ है। लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी थी जो डॉक्टर शादाब है कि हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा है, और पुलिस के खूब ढूंढने के बाद भी ये पता नहीं चलता कि उनका आज तक किसी से कोई झगड़ा गया, कोई मनमुटाव तक नहीं हुआ है। और वो बड़े एक सामाजिक आदमी थे और किसी तरह का उनसे कोई भी विवाद किसी के साथ उनका नहीं था। लेकिन अब कत्ल तो हुआ है और पुलिस इसके लिए देख रही है सारी चीजें, और इतनी सारी उसको गोलियां मारी गई हैं। अब पुलिस दूसरे तरीके से पता करना शुरू करती है, उसके जो CDR वगैरह निकलवाती है और CCTV फुटेज में हत्यारों को बाइक का नंबर मिल जाए या कोई चेहरा, क्योंकि चेहरे सबके ढके हुए थे, किसी तरह की कोई पहचान नहीं होती। अब पुलिस पूरी तरह डेड एंड पर, ना ही कोई संपत्ति का मामला है, ना कोई लेन देन है, ना ही कोई अफेयर है, ना ही किसी छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, ना कोई बड़ा झगड़ा है, ना ही कोई पुराना कोई ऐसा मामला है। पुलिस अपने लेवल पर हर तरीके से ये इन चीज़ों को करती है, लेकिन कहीं भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर तभी आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और उसके अंदर एक अजीब चीज़ पुलिस को नजर आती है, जो डॉक्टर उनको बताते हैं कि डॉक्टर शादाब को करीब 31 गोली मारी गई। जो उनकी बॉडी से, जो पुलिस अस्पताल के अंदर डॉक्टर गोलियां निकालते हैं, तो 31 खोखे, 31 गोलियां उनको मारी गई थी। अब ये सुनकर जो पुलिस के आला अधिकारी थे बड़े हैरान हुए, क्योंकि एक आदमी को मारने के लिए एक गोली भी काफी होती है। गुस्से में आदमी 2 मार देगा, 3 मार देगा कि बचे ना, अगर ज्यादा नफरत करता है। लेकिन 31 गोली मारना, ये पुलिस की समझ में नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, जो आदमी 31 गोली मारा वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा, उससे बहुत ज्यादा उसका गुस्सा होगा। लेकिन जो पुलिस अपनी जांच कर रही है, उस जांच में ये पता लग रहा है कि इसका कोई झगड़ा किसी से है ही नहीं, ना ही इसका किसी से कोई मनमुटाव है, लेकिन फिर भी हत्या तो हुई है। अब क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की है, हर तरीके से पूरी तहकीकात हो रही है, लेकिन कहीं से कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा है। तो कई बार ऐसा तो होता है कि सारे पुलिस आपस में टच तो होते ही है, तो वो जो दूसरे थाने में है और पुलिस का आना जाना लगा रहता है, तो कई बड़े अधिकारी आपस में फ़ोन पे बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि किसी ने 31 गोली मारी है, इतनी नफरत थी और कुछ ऐसा क्लू मिल नहीं रहा है, शख्सियत बहुत अच्छी थी, किसी तरह कोई मनमुटाव नहीं मिल रहा है, और कैसे केस को हम इसको क्रैक करें। तभी एक पुलिस ऑफिसर आप उनको बताता है कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे हापुड़ में हुआ था। वहां पर भी एक इरफान नाम का लड़का था और माजिद और रागिब ने, 2 अपराधी थे, उन्होंने उसको 31 टुकड़े करे थे। अब ये जो 31 वाली जो फिगर मैच होती है, यहाँ पर पुलिस का जो सिक्स सेंस है, या एक तरीके से पुलिस को एक क्लू मिलता है कि 31 गोली है और 31 वहां पर हापुड़ के अंदर टुकड़े करे हैं, क्योंकि गोली 32 भी हो सकती थी, 35 भी हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल 31 ही गोली जो डॉक्टर शादाब है उनके बदन से मिलती है। अब पुलिस वहां से हापुड़ जाती है और हापुड़ जाकर पूरी डिटेल लेती है, और उसके बाद फिर वो उसके अंदर लिंक जोड़ती है कि इसमें ऐसा क्या लिंक है। शादाब के घर वालों को बताया जाता है कि जो हापुड़ के पास एक गांव है हाजीपुर, वहाँ का एक लड़का था इरफान, और रागिब और माजिद ने उसको मारा था, उससे तुम्हारी कोई ऐसी रिश्तेदारी है या डॉक्टर शादाब की कोई उनसे कोई लिंक है। अब घर वालों को याद आता है, कहते हैं हाँ, जो रागिब है, तो रागिब का रिश्तेदार ये शादाब है, डॉक्टर शादाब, और ये डॉक्टर शादाब जो है उसकी पैरवी कर रहा है, क्योंकि उसकी जमानत के लिए और जो पैसे हैं या वकील करना या जो भी चीज़ें, जो भी जेल से निकालने के लिए बाहर के लोग करते हैं, उसकी पूरी कमान डॉक्टर शादाब के हाथ में थी, और डॉक्टर शादाब चाह रहे थे कि रागिब जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। अब यहाँ पर पुलिस को लिंक मिल जाता है और पुलिस पता करती है कि इरफान का कौन रिश्तेदार है वहाँ पर, जो तो पता लगता है कि इरफान का जो मर चुका था हापुड़ में, जिसके 31 टुकड़े मिले थे, इरफान का जो साला है उसका नाम है कासिफ। अब पुलिस कासिफ को उठाती है और उससे जाके पूछताछ करती है कि तू उस टाइम कहाँ था और कैसे था। खैर पुलिस सख्ती से पता करती है। शुरू में तो सारे अपराधी घुमाते ही है, जब कासिफ की ठुकाई पिटाई होती है
तो फिर वो कबूल करता है कि हाँ मैंने ही उसका मारा था। तो कहते हैं कि सादाब का क्या मतलब है, अगर मारना था तो रागिब को मारते हैं या माजिद को, ये सादाब का क्या मतलब हुआ। तो उसने बताया कि रागिब और माजिद दोनों जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर तो मार नहीं सकते, वहां पे इतनी सिक्योरिटी है, मिलने जाना ही मुश्किल है। तो मुझे पता लगा कि जो डॉक्टर शादाब है ये उसकी पैरवी कर रहे हैं, और जिसने मेरे बहनोई को मारा है उसको जेल में रहना चाहिए, और ये चाह रहे थे कि वो बाहर आए। और मुझे गुस्सा था, मैं मारना तो रागिब और माजिद को ही चाह रहा था, लेकिन अगर वो कोर्ट भी आ रहे हैं तो भी पुलिस उनके साथ है, सारी चीज है, रैकी करी गई, सारी चीज देखी गई। अब मुझे जो मेन टारगेट नजर डॉक्टर शादाब आया था, क्योंकि ये पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था रागिब को बाहर निकालने के लिए, और वहां जो वकीलों के साथ बहस हो रही थी तो उसके अंदर भी सारे क्लू यही दे रहा था। तो अब इसका पूरा मन बनता है, जो ये पुलिस को बयान दे रहा है कि मुझे अब डॉक्टर शादाब को मारना है। अब मारे कैसे? तो ये दिल्ली आता है, और दिल्ली आने के बाद सुपारी किलर की तलाश करता है। वहां पर उसको ये 3 सुपारी किलर मिलते हैं, उनसे पैसों के लेन देन से बात होती है, और ये चारों बुलंदशहर जाते हैं। बुलंदशहर जाकर डॉक्टर के शादाब, जो डॉक्टर शादाब है उसकी रैकी करते हैं कि किस टाइम वो क्लिनिक पर जाता है, किस टाइम अपने घर जाता है, कितनी दूरी का रास्ता है, किस टाइम क्लिनिक में ज़्यादा मरीज होते हैं, किस टाइम कम होते हैं, पूरी रैकी करते हैं। और जिस टाइम पर डॉक्टर शादाब के क्लिनिक में कोई नहीं होता, ये चारों वहां पर जाते हैं। और यहाँ पर जो ये कासिफ था, उसने जो स्पेशल एक हिदायत उनको दे रखी थी, जो सुपारी किलर थे, कि उसको पूरी गिन के 31 ही गोली मारनी है, क्योंकि मेरे बहनोई की, मेरे जीजा के उन्होंने 31 टुकड़े करे थे। गोली ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, पूरी 31 गोली तो मैं उसको मारनी ही है। और वो अब क्योंकि 4 जने हैं, फायर कर रहे हैं, 31 गोली वो मारते हैं, उनमें से एक के खुद भी गोली लग जाती है। तो ये जो 31 का एक काउंटिंग थी, उसकी वजह से पुलिस को क्लू मिला, और उसके बाद ये कासिफ को और फिर उसके बताए पर जो सुपारी किलर थे उनको, इस तरीके से एक जो केस है वो क्रैक हुआ। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बदला ऐसी चीज है कि उसको फिर अच्छा बुरा और उसके दिमाग की जो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और उसको सिर्फ अपना टारगेट वो बदला ही नजर आता है। अब आप इस केस में भी देख सकते हैं, उसने 31 टुकड़े करे, कितना दर्दनाक उन्होंने जो पैसे के लेन देन की वजह से इरफान के करे। उसके बाद जो इरफान का साला है, उसने 31 गोली उसको मारी। और जो एक्सपर्टों ने कहा है कि अगर दुश्मन हो तो वो भी समझदार हो, अगर दुश्मन आपका समझदार नहीं है, जज्बाती है, तो फिर वो कहीं पर भी हमला कर सकता है बिना सोचे समझे, भले ही वो उसकी भी जान चली जाए, उस बात से उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही वो कोई होमवर्क करेगा, ना किसी तरह की कोई प्लानिंग करेगा, ना ही वो ये सोचेगा कि परफेक्ट मर्डर करूं। वो तो जाएगा और अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।